हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर जनरेशन को पढ़ेंगे। कंप्यूटर जनरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपका फंडामेंटल से क्वेश्चन बनता है तो एक क्वेश्चन जरूर इससे निकाल लेता है। तो इसको अच्छे से समझते हैं कंप्यूटर जनरेशन को। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर जनरेशन क्या है इसको समझते हैं। देखिए, जनरेशन जैसे कि आज के डेट में आप देखते होंगे 2G 3G 4G, ये सब क्या है? जनरेशन ही तो है। तो जैसे कि आप 3G चलाए होंगे तो 3G से ज़्यादा फास्ट 4G आ गया होगा। अब 4G से कितना लोग 5G पे जा रहा है, तो 5G और भी फास्ट चल रहा है। तो 5G और 4G इन सब का तकनीक बदल जाता है, ठीक है। तो ये तो रहा टेलीकॉम से, लेकिन कंप्यूटर पे बात करते हैं। कंप्यूटर में हालांकि क्या होता है, तो कंप्यूटर में जनरेशन हम लोग कैसे तय करते हैं? देखिए, एक बात है कि यहाँ पे जो अभी डॉक्यूमेंट हम आपको दिखा रहे हैं, जो भी नोट्स है, ये इसका फॉन्ट काफ़ी छोटा है, थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, लेकिन थोड़ा सा हाई क्वालिटी में वीडियो देख लीजिएगा। हालाँकि इसका पीडीएफ मैं डाल दूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़ आप कीजिएगा, क्योंकि नोट्स बनाने में टाइम लगता है, उतना टाइम अभी है नहीं। चलिए, हम आपको समझाते हैं जनरेशन क्या है। तो देखिए, कंप्यूटर के फील्ड में जनरेशन कब माना गया कि जनरेशन बदल रहा है मेरा? तो जब हार्डवेयर में कुछ बड़ा बदलाव हो जाता था, तब हम लोग मानते थे कि हाँ, जनरेशन बदल गया, ठीक है। जब कुछ बड़ा चेंजिंग हार्डवेयर में हो जाता था, तो मानते थे कि जनरेशन बदल गया, ठीक है। तो कुछ उसी तरह का है। तो ये, अगर जनरेशन को एकदम शॉर्ट में पढ़ना है, तो ये वाला टेबल बस पढ़ लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा एकदम, अगर शॉर्ट में पढ़ना है तो। लेकिन बीपीएससी एग्जाम दे रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी थोड़ा डेप्थ में जाएगा। तो इसी के लिए ये तगड़ा नोट्स हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि अगर जनरेशन में डेप्थ में भी जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपको टकरा जाएगा। तो बीपीएससी का स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं अगर बैंक या एसएससी में, रेलवे में, तो आपका तो यही वाला टेबल काफ़ी है, ठीक है। लेकिन बीपीएससी एग्जाम दे रहा है, थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान रखना है। तो जनरेशन जो भी है, इतना ध्यान रखिएगा, जो भी मेजर कंपोनेंट में बदलाव आया, तो वहाँ से नया जनरेशन शुरू हो गया। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन को माना गया कि 1942 से 1954 तक है। डेट 1-2 साल इधर-उधर होगा हर बुक में, तो डेट को इश्यू नहीं बनाना है। मेन कंपोनेंट को बस ध्यान रखना, मेन कंपोनेंट। इसको ज़ूम कर देते हैं, ठीक है। देखिए, मेन कंपोनेंट को बस ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट जनरेशन में मेन कंपोनेंट क्या था? वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में मेन कंपोनेंट क्या था? ट्रांजिस्टर। और थोड़ा सा डेट भी देख लीजिएगा कब से कब है। तो देखिए, यहाँ 1952 से 1964 लिखा हुआ है। थोड़ा सा आपके दिमाग में ये हो सकता है कि यहाँ 1954 लिखे हैं, फिर यहाँ 52 क्यों लिख रहे हैं, फिर 2 साल बैक कैसे चला गया? तो देखिए, ये थोड़ा सा 1-2 साल मैनेज करना होगा। हम अगर तर्क दे सकते हैं तो ऐसा दे सकते हैं कि ट्रांजिस्टर बेस्ड जो भी कंप्यूटर था, वो 2052 से ही, सॉरी 2052 बोल रहे हैं, 1952 से ही आना शुरू हो गया था। तो जब मेजर कंपोनेंट में कोई बदलाव होगा तो वहाँ से ही ना हम काउंट करेंगे। तो इसी के लिए ये 1952 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। 1952 से 1964 तक ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर आया, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब बड़ा होता था आकार में, ट्रांजिस्टर काफ़ी छोटा होता था उससे आकार में। तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर का साइज़ छोटा हो गया, मतलब एकदम छोटा नहीं हो गया, लेकिन वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिज़न में ये तो काफ़ी छोटा हो गया। फिर थर्ड जनरेशन अगर देखा जाए तो 1964 से 1972 तक था। तो थर्ड जनरेशन में आईसी आया। आईसी आप लोग खूब सुनते होंगे बचपन में। पहले टीवी कुछ खराब हो जाता था, हम लोग जाते थे बनवाने के लिए, तो बोलता था आईसी उड़ गया है। सीडी सीडी पहले चलता था खूब, सीडी पे हम लोग मूवी वगैरह देखते थे। फिर डीवीडी आया, डीवीडी पे मूवी वगैरह देखते थे। तो इसमें आईसी होता था, तो बोलता था आईसी उड़ गया है। आईसी उड़ जाने से पूरा आपका सिस्टम खत्म, मतलब कि मेन पार्ट होता था। आप बोल सकते हैं कंप्यूटर का ब्रेन आईसी, ठीक है। तो और उसी तरह से ये सीडी डीवीडी में भी आईसी होता था। तो आईसी, इसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। तो 1964 से 1972 का जो भी कंप्यूटर था, उसमें आईसी आया, ठीक है। तो अगर बोले थर्ड जनरेशन का मेन कंपोनेंट क्या है, तो आईसी। सेकेंड जनरेशन का मेन कंपोनेंट क्या है, तो ट्रांजिस्टर। फर्स्ट जनरेशन का मेन कंपोनेंट क्या है, तो वैक्यूम ट्यूब। अब आ जाइए फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, दोनों में माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, दोनों में माइक्रो प्रोसेसर, बस तकनीक थोड़ा सा बदल जाता है। फोर्थ जनरेशन में VLSI वाला माइक्रो प्रोसेसर आता था, और फिफ्थ जनरेशन में ULSI। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है, आगे नोट्स में सब मिल जाएगा। ULSI मतलब अल्ट्रा लेवल पे, काफ़ी इससे भी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं एक माइक्रो प्रोसेसर में। तो ये एकदम समरी है, आप इतना को देख के आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में अगर जाना है तो हमको नोट्स पूरा कवर करना होगा। तो आइए नोट्स पे चलते हैं। देखिए,
फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो भी था, वो आकार में बहुत बड़ा होता था। पहले हम आपको ये दिखाए थे, देखिए, ये जो भी आपको कंप्यूटर दिख रहा है, यहाँ पे जो भी फ़ोटो है, ये फ़ोटो आपको थोड़ा समझने में हेल्प करेगा। यहाँ पे एक आदमी यहाँ है और एक आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक है? अब देख लीजिए, इससे तुलना कर सकते हैं, ये पूरा एक जो रूम होता है ना, पूरा रूम को ऑक्युपाई करने वाला कंप्यूटर था। रूम क्या, बड़ा-सा हॉल है, पूरा हॉल एक ही कंप्यूटर है। कंप्यूटर देखने में इतना बड़ा, कार्य क्षमता एकदम कम होता था, उस ज़माने के लिए वही बहुत बड़ी बात थी। और ये रहा वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब जो भी देखते हैं बस, ट्रक, कार का जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट, उतना बड़ा, उसमें जो बड़ा-सा बल्ब लगा होता है, उतना बड़ा आकार का होता था आपका वैक्यूम ट्यूब। अब बताइए, वैक्यूम ट्यूब कंपोनेंट इतना बड़ा है, अगर इसी तरह का वैक्यूम ट्यूब आपको 20,000 30,000 लगाकर कंप्यूटर बनाना है, तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है? और ये वैक्यूम ट्यूब गरम होके फ्यूज़ हो जाता था या उड़ जाता था। हर सप्ताह 10 दिन पे 1 वैक्यूम ट्यूब उड़ रहा है। तो उस समय का कंप्यूटर रिलायबल नहीं था। रिलायबल का मतलब कि आप कोई टीवी खरीद के लाइए, ठीक है? आज टीवी खरीद के लाते हैं, 1 सप्ताह बाद आपका टीवी खराब हो गया। आप कितना गुस्सा कीजिएगा? कंपनी वाला बोलेगा ये एकदम बेकार है ये। रिलायबल नहीं था। तो उस ज़माने के लिए यही बहुत बड़ी बात थी, ठीक है? धीरे-धीरे आजकल का देखते हैं कंप्यूटर कितना रिलायबल हो गया है। एगो मोबाइल लाते हैं, 4 साल आराम से यूज़ करते हैं, फिर भी खराब नहीं होता है। अगर अच्छे ब्रांड का है तो, ठीक है। तो आइए अब देख लीजिए, फर्स्ट जनरेशन का डेट पे तो बात हो ही गई है। मेन कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब था, ठीक है। मेन कंपोनेंट क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और भी जो काम की बातें हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे बैच प्रोसेसिंग क्या होता है, इस सब पे बात करेंगे। अभी बस यहाँ समझ लीजिए, जो भी फर्स्ट जनरेशन था, वहाँ पे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। उस ज़माने में ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया था नया-नया, तो वो बैच प्रोसेसिंग पे काम करता था। अब बैच प्रोसेसिंग कैसे काम करता है हम लोग देखेंगे बाद में, जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तब। पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप, ये इनपुट-आउटपुट डिवाइस की तरह यूज़ होता था। देखिए, पंच कार्ड उस ज़माने में कीबोर्ड नहीं होता था, पंच कार्ड होता था। अब पंच कार्ड क्या है, थोड़ा नेट पर सर्च मार लीजिएगा। ठीक है? उतना हम एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। पंच कार्ड के थ्रू इनपुट दिया जाता था, पेपर टेप के थ्रू इनपुट दिया जाता था और मेमोरी की तरह मैग्नेटिक टेप था, मैग्नेटिक टेप पे ही डाटा वगैरह को स्टोर करते थे। तो रही बात इतना, ठीक है? मशीन लेवल लैंग्वेज चलता था उस समय, उस ज़माने में असेंबली लेवल लैंग्वेज नहीं आया था, हाई लेवल लैंग्वेज तो दूर की बात है, ठीक है? तो मशीन लेवल लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में आया था। ये जो भी हम हाइलाइट कर रहे हैं, इसको ज़रूर याद कीजिएगा। अब देखिए फीचर, मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी था, अनरिलायबल था, एकदम याद करके रखिएगा, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर अनरिलायबल था। मशीन लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता था, वेरी कॉस्टली था, आम आदमी के बस की बात नहीं थी उस समय। वो जो बनाता था साइंटिस्ट वही यूज़ करता था, ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट क्या करता था, जनरेट करता था, बहुत गर्मी पैदा करता था, इसके लिए उसको एसी की भी ज़रूरत होती थी। आकार में बहुत बड़ा होता था, ठीक है। स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइस था, इनपुट आउटपुट बहुत स्लो होता था उस ज़माने में, ठीक है। उस ज़माने में इस तरह का कोई मॉनिटर वगैरह भी नहीं होता था कि आपको सारा इस पे चलेगा एकदम वीडियो-वूडियो, ऐसा कुछ नहीं होता था। जो भी कागज़ है, कागज़ पे प्रिंट, जैसे टाइपराइटर मशीन है उस तरह से टाइप करके आपको आउटपुट दे दिया, ठीक है ना? नॉट पोर्टेबल, इस बात को तो ध्यान में रखिएगा, उस ज़माने में कंप्यूटर पोर्टेबल नहीं होते थे। पोर्टेबल वर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज़ को आसानी से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, उसको पोर्टेबल बोलते हैं। आप खुद देखिए, इतना बड़ा मशीन को आप आज इस कमरे में रखे हैं, कल दूसरे कमरे में ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते हैं, तो ये पोर्टेबल नहीं था, ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता था। कुछ एग्ज़ाम्पल है, ध्यान रखिएगा, ENIAC, इडवैक, यूनिवैक, IBM। आईबीएम का कुछ मॉडल है 701, 650, ये सब फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। आ सकता है ENIAC किस जनरेशन का कंप्यूटर है, इस तरह क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन क्लियर हुआ, बढ़ते हैं आगे। देखिए सेकंड जनरेशन, अब देखिए अब कंपैरिजन होगा, फर्स्ट जनरेशन से अब इम्प्रूवमेंट मिलेगा, बाकी जितना जनरेशन आएगा उन सब में इम्प्रूवमेंट, सुधार होगा, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन का डेट ये है, अब ध्यान रख लीजिएगा, ट्रांजिस्टर मेन कंपोनेंट था, ठीक है। अब फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में ये थोड़ा-सा छोटा हो गया। छोटा होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी भी कम लेता था, हीट भी कम पैदा करता था, ठीक है? तो ये सारा चीज़ में अब सुधार होगा, ठीक है? देखिए ये रहा ट्रांजिस्टर, इस तरह का देखे होंगे, बहुत सारे छोटे-मोटे डिवाइस टूटते हैं उसमें, अंदर देखिएगा तो इस तरह का मिलेगा। ये नाखून के आकार का लगभग होता है। अब समझ लीजिए एक उँगली के आकार का डिवाइस को एक नाखून के आकार के डिवाइस से रिप्लेस कीजिएगा, तो साइज़ तो छोटा हो ही जाना है। तो देख रहे हैं?
एक समझ लीजिए ना कि एक अब क्या बताएं, हम अलमारी की तरह लग रहा है, ठीक है, तो उतने आकार का ये हो गया, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया सेकेंड जनरेशन में किस चीज़ से, ट्रांजिस्टर से, ठीक है। अब इस जनरेशन में मैग्नेटिक कोर को रैम की तरह यूज किया गया, प्राइमरी मेमोरी की तरह, देखिए प्राइमरी मेमोरी की तरह, इस चीज़ को एकदम ध्यान में रखिएगा ये टॉपिक को। मैग्नेटिक कोर ये मेमोरी था एक प्रकार का, उसको रैम की तरह यूज किया गया, प्राइमरी मेमोरी की तरह। और मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क को सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी की तरह यूज किया गया, मतलब हार्ड डिस्क की तरह, हार्ड HDD लिख देते हैं, हार्ड डिस्क की तरह, ठीक है। इस ज़माने में असेंबली लेवल लैंग्वेज आ गया था, असेंबली लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज भी आ गया था। फोर्ट्रॉन, कोबोल ये सब हाई लेवल लैंग्वेज था, ठीक है। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लेवल लैंग्वेज कहाँ देखने को मिला हमको, सेकेंड जनरेशन में। अब आपको ये अगर नहीं समझ में आ रहा है हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ये सब चीज़ से एक बार और मुलाकात होगी, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग तो था ही, और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम तो फर्स्ट जनरेशन में ही आ गया था, यहाँ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक नया आ गया, ठीक है। चलिए अब इसका कुछ फीचर देख लीजिए। तो इसका फीचर कुछ नहीं है, जो भी फर्स्ट जनरेशन का कमी था उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार कर दीजिए, ये सेकंड जनरेशन का हो जाएगा। चलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं करना, ठीक है। कुछ इसका मॉडल को जरूर ध्यान में रख लीजिएगा, ये मॉडल एक फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन का मॉडल थोड़ा ध्यान में रखिएगा, थर्ड जनरेशन से ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड ये हो गया। थर्ड जनरेशन में मेन कंपोनेंट आ गया आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, इस तरह का देखते होंगे, इस तरह का, ये ऐसे टंगड़ी वाला दोनों साइड में देख रहे हैं, पैर निकला हुआ है इसका। तो इस तरह का डिवाइस आप देखे होंगे मदरबोर्ड वगैरह पे, जैसे रेडियो टूट जाए या आपका सीडी डीवीडी जैसे टूट जाए तो अंदर खोल के देखिएगा तो इस तरह से मिलता है। तो इसको बोलते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या था, इसी सर्किट के अंदर, इसी के अंदर ढेर सारा वो लगा दिया गया, क्या, वो ट्रांजिस्टर को इसी के अंदर सेट कर दिया गया ढेर सारा। अब बताइए, अब ट्रांजिस्टर के, अब जो भी नाखून के बराबर ट्रांजिस्टर है, अब मान लीजिए 500 ट्रांजिस्टर के बदले एक आपका 1 इंच का आईसी लग जाए तो साइज तो छोटा हो ही जाना है। तो अब देखिए कंप्यूटर आपका छोटा हो गया, मतलब टेबल पे आ गया। अब आपका कंप्यूटर टेबल पे आ गया। आप बोल सकते हैं फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर पूरे रूम को ऑक्युपाई किए हुआ था, ठीक है, पूरे रूम को। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, एक एक साइड का दीवार पे आ गया, एक साइड के दीवार पे। और थर्ड जनरेशन में टेबल पे आ गया। थर्ड जनरेशन में कहाँ आ गया, टेबल पे आपका कंप्यूटर यहाँ पे आ गया। चलिए अब क्या है, आईसी सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में क्या आ गया, आईसी। आईसी किसने बनाया, उसका नाम है, ठीक है, जैक किल्वी। देख लीजिएगा इस चीज को भी, ठीक है। एक आईसी के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर लगाकर एक आईसी बनाया जाता है, ठीक है। तो बहुत पावरफुल चीज होता है आईसी, ठीक है। अब आ जाइए, अब थोड़ा सा ना थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर थोड़ा सा रिलायबल हुआ और इफिशियंट हुआ, साइज में भी थोड़ा छोटा हुआ। रिलायबल का मतलब कि आप थोड़ा विश्वास कर सकते हैं, इसमें आप डाटा वगैरह रख के आप थोड़ा विश्वास कर सकते हैं कि चलो मेरा डाटा को सुरक्षित रखा है। ऐसा नहीं कि डाटा रख के 15 दिन बाद सारा डाटा डिलीट, कंप्यूटर धनक गया, खराब हो गया, कुछ हो गया, वैसा थोड़ा सा यहाँ पे नहीं था। अजी अब यहाँ पे रिमोट प्रोसेसिंग का कंसेप्ट भी आ गया, ठीक है। टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, मल्टी प्रोग्रामिंग, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है जो थर्ड जनरेशन में देखने को मिल गया, ठीक है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बहुत सारा यहाँ पे देखने को मिल गया, ठीक है। पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रान, फोर्ट्रान का कुछ वर्जन यहाँ पे 2 से 4 तक, PL1 और बेसिक, एल्गोल, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम लोग को पढ़ना नहीं रहता है ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत पुराना मॉडल का है, ठीक है। लेकिन बस जान लीजिए कि इसी थर्ड जनरेशन में ही आया था, ठीक है। आईसी का यूज किया गया, मोर रिलायबल हो गया, साइज भी कम हो गया, हीट भी कम पैदा कर रहा था, फास्ट भी हो गया, और लेसर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कम, मतलब खराब कम होगा तो मेंटेनेंस कम होगा। लेकिन कॉस्टली था बेचारा, अभी भी कॉस्टली था, एसी का जरूरत खत्म हो गया। एसिड नीडेड लिख रहा है लेकिन एसिड नीडेड नहीं था, ये सुधारिए, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी भी कम लेने लगा, ठीक है। तो ये थर्ड जनरेशन का फीचर वगैरह हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन पे, ठीक है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, बस फर्स्ट सेकंड को ध्यान में रखिए, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में आ जाइए, तो देखिए फोर्थ जनरेशन में आपका आ गया माइक्रो प्रोसेसर। कुछ इस तरह का शुरू शुरू का प्रोसेसर था, VLSI, देखिए इस पे लिखा हुआ है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये तकनीक पे इसको बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए फोर्थ जनरेशन में क्या आ गया, माइक्रो प्रोसेसर। तकनीक क्या था, VLSI, बस इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। VLSI क्या कहता है कि VLSI में लगभग 5000
5000 से ज़्यादा ही मानिए, ठीक है। लगभग 5000 ट्रांजिस्टर एक चिप पे आ गया। बताइए कितना छोटे-छोटे लेवल पे ये काम हुआ। मतलब इसी में ना 5000 वो ट्रांजिस्टर को इसी में रख के पैक कर दिया गया, ठीक है। चलिए, तो अब क्या हो गया, इससे पावर भी बढ़ गया कंप्यूटर का, कॉम्पैक्ट हो गया। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या? पतला, मतलब कम जगह और छोटा, छोटा हो गया, तो और छोटा हो गया कॉम्पैक्ट का मतलब। रिलायबल हो गया, अफोर्डेबल हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ कहाँ मिल गया? 4th जनरेशन में, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे इस जनरेशन में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम इस जनरेशन में आया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी सी प्लस प्लस, हालांकि सी सी प्लस प्लस तो आपका 3rd जनरेशन में ही आ गया था। 3rd जनरेशन में इसका ये सब आ गया था, लेकिन 4th जनरेशन में सी सी प्लस प्लस पे खूब काम हुआ इस सब पे, ठीक है। डाटाबेस के लिए डी बेस, इस तरह का कुछ कुछ आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह आ गया था। अब इसका फीचर वगैरह देख लीजिए। वीएलएसआई टेक्नोलॉजी बहुत चीप, चीप तो खैर उतना चीप नहीं, लेकिन फिर भी कंपेरिजन कीजिएगा जो भी पिछले जनरेशन है उसके तुलना में तो थोड़ा सा सस्ता ही था। पोर्टेबल, देखिए पोर्टेबल और रिलायबल। पोर्टेबल मतलब अब इसको आज इस कमरे में, कल होके दूसरे कमरे में भी ले जा सकते हैं। अब लैपटॉप इतना पोर्टेबल नहीं था, लेकिन फिर भी पोर्टेबल कहलाया। पीसी, पीसी देखिए यहाँ पे पीसी टर्म निकल के आ रहा है। पीसी पर्सनल कंप्यूटर, यहाँ से लोग पर्सनल कंप्यूटर यूज करना शुरू किया। मतलब कि लोग घर में रखना शुरू कर दिए कि चलो मेरे पास एक अपना पर्सनल कंप्यूटर रहेगा। तो पीसी जनरली वो 4th में ही देखने को मिलता है, ठीक है। पाइपलाइन प्रोसेसिंग, ये 4th जनरेशन में आया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ना है पाइपलाइनिंग, एसी की कोई ज़रूरत वगैरह नहीं था। इंटरनेट, इंटरनेट देखिए इसी जनरेशन में इंटरनेट लाया गया था, ठीक है। इसी जनरेशन में इंटरनेट लाया गया था। चलिए आखिरी मेरा है 5th जनरेशन, ठीक है। 5th जनरेशन 1990 से अभी तक को 5th जनरेशन ही माना जाता है, ठीक है। अभी तक जो भी है ये 5th जनरेशन में ही हम लोग चल रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में जनरेशन हम लोग का बदल जाए। तो अब वीएलएसआई से टेक्नोलॉजी बदल गया यूएलएसआई। अल्ट्रा लेवल पे एकदम नैनो टेक्नोलॉजी पे काम होता है यहाँ पे। यहाँ पे एक ही वो प्रोसेसर हुआ रहेगा 2x2 का, ठीक है। 2x2 इंच का प्रोसेसर। अब पता चलेगा इसमें करोड़ों ट्रांजिस्टर इसमें फिट किया हुआ है। अब तो प्रोसेसर देखने में एक ही रहता है, इसमें 4 गो कोर रहता है, 8 गो कोर रहता है, देखते हैं। तो ये सब वीएलएसआई, ये यूएलएसआई का ही देन है, ठीक है। यूएलएसआई, ठीक है। कह रहा है कि मिलियंस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मिलियन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट समा गया। अब इस जनरेशन में 5th जनरेशन में पैरेलल प्रोसेसिंग, एआई, एआई देख रहे हैं आजकल कितना सुनते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब 5th जनरेशन का ही देन है, ठीक है। 5th जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज सी सी प्लस प्लस, तो ये भाई हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। जावा, डॉट नेट, पाइथन, ये सब इसी में आया था, ठीक है। 5th जनरेशन में ही ये सब आया। जितना अभी आ रहा है सब समझ लीजिए 5th जनरेशन का ही है। तो 5th जनरेशन में आप बोल सकते हैं 5th जनरेशन में कि माइक्रो प्रोसेसर जो था वो यूएलएसआई तकनीक पे आ गया था, ठीक है। और पैरेलल प्रोसेसिंग आ गया था। और यहाँ का जो कंप्यूटर था ना वो काफ़ी कॉम्पैक्ट हो गया। मतलब कि लैपटॉप हाथ में, मोबाइल में, मोबाइल क्या है, कंप्यूटर ही ना है। कंप्यूटर आपका हाथ में आ गया, देख रहे हैं। 1st जनरेशन में कंप्यूटर पूरा आपका रूम घेरे हुए था। 2nd जनरेशन में ये वो दीवार के साइड में आया। 3rd जनरेशन में टेबल पे आया। 4th जनरेशन में आपका 4th जनरेशन में मान के चलिए कि थोड़ा टेबल पे और छोटा हो गया। लैपटॉप 4th जनरेशन में भी आ गया था, कुछ लैपटॉप आ गया था। लेकिन 5th जनरेशन में तो आपके हाथ में आ गया, ठीक है। आपके हाथ में मोबाइल के तौर पे आ गया, ठीक है। तो ये 5th जनरेशन का देन है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे डेस्कटॉप, लैपटॉप, अल्ट्राबुक, स्मार्टफोन, ये सब 5th जनरेशन का ही है। ये सब क्या है? 5th जनरेशन का, ठीक है। चलिए, ये जो भी मेन मेन चीज़ था हम आपको कवर कर दिया। थोड़ा बहुत बच रहा हो देख लीजिएगा खुद से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।